बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सैद रिहान और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देख रहे हैं स्टडी विद उसैद। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी या वैरायटी ऑफ लाइफ या वायरसेस वाला पहला जो टॉपिक है एमकैट का वो कवर कर लिया बायो का। आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ मैं वापस आया हूँ कि वाई डू वी मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। आप एम कैट जिसने भी दिया होगा उससे आप पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ डिफिकल्ट लगी। उसने कहना पेपर तो आसान था मगर पता नहीं क्यों मुझे एमसीक्यूज आता था मगर मैं उसका गलत जवाब लगाया, बाद में मुझे पता लगा यार ये तो एमसीक्यूज ऐसे नहीं ऐसे था। आज हम उसकी वजूहात की तरफ थोड़ी सी नजर घुमाते हैं अपनी। तो सबसे पहला रीजन है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। अच्छा, मतलब उसने आपसे फिंचेस का पूछ लिया एवोल्यूशन वाले चैप्टर में से, गैलापैगोस की फिंचेस का। अब आपके पास इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कितनी फिंचेस थी, तो आप गलत कर देते हैं। इसका हल ये है जी कि ना आप बुक रीडिंग करें। क्या हल है जिसका? बुक रीडिंग। वो बुक फेडरल की भी हो सकती है और पीटीबी की भी हो सकती है। और पहले आपने, अगर आप फ्रेशर हैं तो जोर दें कि आप ना अपनी पीटीबी को हर एंगल से कवर करने की कोशिश करें, हर एंगल से। उसकी कोई इंफॉर्मेशन आप ना छोड़ें, उसका कोई कॉन्सेप्ट ना आप छोड़ें। दूसरी चीज, वीक कॉन्सेप्ट्स। ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता, जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में वो आपसे पूछ लेता है पोलराइजिंग पावर क्या है, ठीक हो गया, या वो आपको 4 ऑप्शन देता है, इनमें से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, ठीक हो गया, या लैटिस एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है। लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका चार्ज ज्यादा होगा आयन का, ठीक हो गया। तो अगर आपको इस बात का नहीं पता, इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप चारों ऑप्शंस में से कोई एक गलत सेलेक्ट कर देंगे। वीक कॉन्सेप्ट से आप यानी कि क्या, आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप ये करेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे? लेक्चर्स लेके, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके, उसके एमसीक्यू सॉल्व करके, इस तरह आपके वीक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे जो चीज है ना, वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20% स्टूडेंट्स ने ये की, 20 ने ये की, 60% स्टूडेंट्स एम कैट में ये वाली गलती करते हैं, फॉल्स मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट उसने कोई और दी होती है, जवाबात उसने कोई और दिए होते हैं। स्टूडेंट जब पहली दफा स्टेटमेंट पढ़ता है वो कहता है जी फॉर एग्जाम्पल चार्ली ऑप्शन राइट है, वो चार्ली पे टिक कर देता है। मगर वो जब दूसरी दफा स्टेटमेंट पढ़ता है केयरफुली तो उसको पता लगता है कि स्टेटमेंट में तो पूछा ही कुछ और गया है। इसी तरह हम अपने नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर इस तरह वो गवा देते हैं। इसका हल क्या है जी? नीचे मैंने लिखा जी मिस रीडिंग। एक स्टेटमेंट को मिस रीड कर देता है, यानी कि एग्जामिनर ने वो सवाल किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होता है मगर आप उसको किसी और जाविये में सोचने लग जाते हैं। इससे कैसे बचा जाए? फॉल्स मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, बहुत बच्चों को यही मसला है कि फॉल्स मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, इससे कैसे बचा जाए जी? इस पे देखते हैं। इससे बचने का जो तरीका है ना बच्चों, ये पहले तो एक मैं आपको बताता हूं कि केयरफुली रीड करें स्टेटमेंट को, केयरफुली रीड करें। सबसे पहले स्टेटमेंट आपने केयरफुली रीड करनी है। कितनी दफा? एक दफा, कम से कम 2 दफा, आंखें खोल के क्या क्या वो लफ्ज देगा। स्टेटमेंट के अंदर ना, एम कैट के अंदर वो कुछ ऐसे लफ्ज देता है जो एक स्पेसिफिक ऑप्शन की तरफ फिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एमसीक्यू बताता हूं, मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूं जी। हमने वायरोलॉजी पढ़ी, यानी कि वायरस के बारे में पढ़ा, तो मैं आज आपको उसके रिलेटेड एक एमसीक्यू देता हूं। वो कहता है जी द स्टडी ऑफ वायरस इज प्रिसाइजली, या आप ऐसे कर लें द स्टडी ऑफ वायरस ओनली। यानी कि इसमें से वो आपसे कहता है जी कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्टडी ऑफ वायरस है सिर्फ। पहले पे वो कहता है वायरोलॉजी, दूसरे पे वो कहता है जी माइक्रोबायोलॉजी, तीसरे पे वो आपको कहता है पैरासाइटोलॉजी,
और जो डेल्टा ऑप्शन वो आपको देता है, he says all of these. Now you have to carefully read the statement. First of all, if you say the study of virus is called, then the study of virus can be virology, can be microbiology, can be parasitology, because viruses are obligate intracellular parasites, because viruses are microbes, because the study of virus is called virology. Then these all are correct, but the statement is the study of virus only, or the study of virus precisely can be discussed within. ये भी स्टेटमेंट हो सकती है। अगर ये है द स्टडी ऑफ वायरस ओनली, तो बेटा जी आपने क्या करना है जी, वायरोलॉजी को मार्क करना है। ठीक हो गया। अब देखें जी स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंज करता हूं। मैं कहता हूं द स्टडी ऑफ वायरस कैन बी, कैन बी। अब कैन बी के अंदर अगर किसी बच्चे ने वायरोलॉजी पे टिक किया है तो उसका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, उसका 1 नंबर गया। क्यों जी, क्यों गया? क्योंकि उसने क्या वायरस की स्टडी को कह सकते हैं, तो वायरोलॉजी भी होगा, माइक्रोबायोलॉजी भी होगा, पैरासिटोलॉजी भी होगा और डेल्टा ऑल ऑफ दीज भी होगा। तो आपने ये यहाँ केयरफुली देखना है कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है। स्टेटमेंट के मानी को सही तरह जिसने पढ़ लिया उसने 1 नंबर एमसीक्यूज का ले लिया, जिसने इसको ही मिसरीड कर दिया उसने अपने नंबर गंवाने हैं थ्रू आउट द होल पेपर। ये देख लें, पहली बार स्टेटमेंट को 1-2 दफा पढ़ना है, फिर ऑप्शंस पढ़ने हैं कि यार कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है। जो प्रिसाइज ऑप्शन होगा ना, एमकैट में एक बात बताता जाओ, एमकैट में वो आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो आपसे ये पूछता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट हो सकता है कि 4 के 4 ही करेक्ट हो, जैसे इसमें 3 के 3 करेक्ट हो सकते हैं, मगर वो आपसे पूछता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, मतलब मुनासिब ऑप्शन कौन सा है। दी गई स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इन 4 में से जो ऑप्शन सबसे मुनासिब लगता है ना, एमकैट में आपने वो लगाना है। एफएससी में आप क्या करते हैं, जो ऑप्शन करेक्ट हो आपने वो मार्क करना होता है, मगर एमकैट में ऐसा नहीं है। एमकैट में आपने वो ऑप्शन लगाना है जो अप्रोप्रिएट हो। स्टेटमेंट को पढ़ के उसको रीड करके जब आप ऑप्शंस को देखें, जो ऑप्शन आपको मुनासिब लगता हो आपने उस पर करेक्ट करना है एमकैट के अंदर। एक और जी मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, एक आपको और एमसीक्यू बताता हूं मैं। इधर जी हम एक और एमसीक्यू लिख लेते हैं, उसमें आपको मतलब समझ आएगा कि मैं ये जो बार बार कह रहा हूं जी कि अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, उसमें आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जी, न्यूक्लियस इज फाउंड विद इन। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी हमारी। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। पहला है जी सेल, सेकंड नंबर पे मैं कह रहा हूं जी साइटोप्लाज्म, एंड ऑन द नंबर 3rd, तीसरे नंबर पे मैं कह रहा हूं जी बल्कि सॉरी, न्यूक्लियस की जगह अगर हम इधर न्यूक्लियोलस कर लें फिर ये ऑप्शन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोलस कर लें इधर आप, न्यूक्लियोलस इज फाउंड विद इन। 4 पे मैंने कह दिया जी न्यूक्लियस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहता हूं जी ऑल ऑफ दीज। अच्छा बच्चों इधर देखना, ये एमसीक्यू बड़ा फंसाने वाला है। वो कहता है जी न्यूक्लियोलस इज फाउंड विद इन, आपने उसको बताना है न्यूक्लियोलस कहां पाया जाता है। वो आपको पहली बार कहता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जी बच्चों, बिल्कुल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जी, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, मगर 3rd ऑप्शन वो कहता है न्यूक्लियस हो सकता है। अब इसका अगर आपको कहा जाए कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड करें, तो सारे बच्चे सिर्फ एक की तरफ जाना चाहिए, सारे बच्चे एक को करेक्ट करें। किसको? न्यूक्लियस को। क्यों? सबसे मुनासिब ऑप्शन स्टेटमेंट को पढ़ के यही लग रहा है। जिसने ऑल ऑफ दीज लगाया वो भी गलत, जिसने सेल लगाया वो भी गलत, जिसने साइटोप्लाज्म लगाया वो भी गलत। सही तो ये 4 ऑप्शन है, यानी कि अगर आप ऑल ऑफ दीज लगा दें तो सही हो जाएगा आपका एमसीक्यू। मतलब मेरा कहने क्या है कि अगर एफएससी में आप ऑल ऑफ दीज लगा दें फिर सही हो जाएगा। एमकैट में आपने ऑल ऑफ दीज नहीं लगाना। एमकैट में मोस्ट अप्रोप्रिएट है न्यूक्लियस, तो आप मार्क किसको करेंगे जी? न्यूक्लियस को मैंने मार्क किया जी इधर, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है।
न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है। ठीक हो गया, प्राइमरी जो लिंक है ना न्यूक्लियोलस का, वो न्यूक्लियस के साथ ही है। न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा। तो ये है जी मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब, मिसरीड कर जाते हैं। तो कुछ मैंने एमसीक्यूज आपके लिए निकाले थे ताकि आपको बताया जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले तो ये मेरे पास एक पेपर है, इसमें से मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, पहला एमसीक्यूज है, वो कहता है वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। वायरसेस को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑप्शन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फिजियोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज। आपने अगर मेरा क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर या किसी भी टीचर का गौर से लिया हो तो उसमें आप देखेंगे कि हम मॉर्फोलॉजी पे क्लासीफाई वायरस को करते हैं, यानी कि उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर। फॉर्म और स्ट्रक्चर में क्या जाता है कि वो इन्वेल्व्ड है, नॉन इन्वेल्व्ड है, और उसकी शेप किस तरह की है। न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज जीनोम की बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं, जिसको मैंने कहा था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी पे तो नहीं क्लासीफाई करते कि जी फिजियोलॉजी उसका फंक्शन क्या है जी वायरस का, इस बेसिस पे तो कभी नहीं हमने क्लासीफाई किया। तो जो बीटा और चार्ली ऑप्शन है उसमें फिजियोलॉजी का ऑप्शन आता है, इसलिए हम उसको मार्क नहीं करेंगे, हम अल्फा के साथ जाएंगे कि मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैं आपको बताता हूं जी, वो कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कॉन्जिस्ट ऑफ ओनली आरएनएज। इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसके अंदर सिर्फ आरएनए होते हैं? तो पहला ऑप्शन विरियन दिया उसने, दूसरे पे उसने वायरॉइड दिया है, तीसरे पे प्रियन दिया है, डेल्टा पे वायरस दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, विरियन जो होता है वो तो बेसिकली एक वायरस ही होता है, यानी कि विरियन और वायरस एक ही चीज है, और वो डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को आप ओमिट कर दें, नजरअंदाज कर दें। तो बाकी बचे दो ऑप्शन, प्रियॉन्स या वायरॉइड। वायरॉइड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक स्मॉल सर्कुलर आरएनए है, स्मॉल सर्कुलर स्फेरिकल आरएनए होता है। तो ये सिर्फ आरएनए होता है इसमें, इसलिए वायरॉइड इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। प्रियॉन्स क्यों नहीं होगा? प्रियॉन्स के अंदर एक तो जीनोम नहीं हो सकता, दूसरा प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं सिर्फ, आरएनए नहीं होता जिसमें, जीनोम होता ही नहीं उसमें। अच्छा, उसके बाद इन केस ऑफ एड्स वायरस द होस्ट सेल पोजेस द रिसेप्टर। होस्ट सेल कौन सा रिसेप्टर पोजेस करेगा? हमने जब पढ़ा कि GP120 अटैचमेंट का फंक्शन करता है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के CD4 सेल्स होंगे ना, उनके ऊपर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जिनको GP120 देख के HIV सेल को उसके साथ अटैच कर देता है। तो इसका ऑप्शन पहला है जी CD1, दूसरा है जी CD4, तीसरा है CD2 और चौथा है CD8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा CD4, कि CD4 रिसेप्टर्स जो पोजेस करेगा सेल एड्स HIV का जो वायरस है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अगला एमसीक्यू देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ HIV। इनमें से कौन सा प्रोसेस HIV के लाइफ साइकिल में अकर करता है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था हमने, ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है मुझे पहले ये बताइए। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जब प्रो वायरस जो होता है वो वायरल मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरी बात ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहां होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। कैसे? वायरल मैसेंजर आरएनए जब होस्ट की मदद से, होस्ट के राइबोसोमल सब यूनिट्स की मदद से प्रोटीन्स के अंदर, वायरल प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और जो चार्ली ऑप्शन है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू में होती है जब आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है, उसके बाद हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, तो ये भी प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो जी डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो हम कहेंगे जी ऑल ऑफ दीज। चारों प्रोसेस, तीनों जो प्रोसेसेस हैं वो HIV के लाइफ साइकिल के अंदर अकर होते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दीज आर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग HIV एक्सेप्ट। इस एमसीक्यू का जवाब दें, ऑल ऑफ दीज आर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग HIV एक्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्लड के जरिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए HIV ट्रांसफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के ब्लड जो होगा इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज मौजूद होंगी जिसको HIV होगा। बेटा पे अगर हम देखें तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने ये भी आपको बताया है कि माँ के दूध के जरिए एक बच्चे के अंदर, एक छोटे से बेबी के अंदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसके अंदर HIV का वायरस जा सकता है। तो चार्ली ऑप्शन है सलाइवा। बच्चों डेल्टा ऑप्शन है नन। अब बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे? नन पे टिक कर देंगे। नहीं भाई, सलाइवा के जरिए भी HIV ट्रांसफर
नहीं होता, ये भी बात याद रखनी है। सीमन के जरिए हो सकता है, सलाइवा के जरिए नहीं होता। अच्छा जी, दूसरी बात वो कह रहा है जी, इंफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आ गया जी, वो आपके साथ डिस्कस कर लूं कि इन जनरल अपेयरेंस हेलिकल फेजेस आर। जो हेलिकल फेजेस होते हैं वो जनरल अपेयरेंस के अंदर कैसे होते हैं? हेलिकल फेजेस मतलब पोटैटो पीएस टीवी हमने पढ़ा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा टोबैको मोज़ेक वायरस। ये दोनों जो थे ये हेलिकल फेजेस थे, और इनकी शेप कैसी होती है? रॉड शेप, रॉड नुमा शेप होती है, रॉड नुमा। उसके बाद आगे हम देखेंगे CD4 रिसेप्टर साइट ऑन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ऑफ आवर ब्लड स्टैंड्स फॉर। कहते हैं जो CD4 रिसेप्टर साइट होती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, इसका मतलब क्या है? C और D का मतलब क्या है? तो वो कहता है जी C और D का मतलब है क्लैंप ऑफ डिस्टिंग्विश फॉर, अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर, चार्ली है जी क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर, और डेल्टा है क्लस्टर ऑफ डिफरेंस। तो बीटा ऑप्शन सही है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर कहते हैं CD4 को। CD4 का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर। इसके बाद जी ये कुछ MCQs आपने देखे, और एक और इंफॉर्मेशन का मैं आपको बताता जाऊं कि वो कहता है जी नंबर ऑफ कैप्सोमियर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस। तो इसका आपको पता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 252 है। 162 पाए जाते हैं हर्पीज के अंदर, और एम्बिडेंसो वायरस के अंदर 60 पाए जाते हैं। पोलियो वायरस के कैप्सिड के अंदर 32 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं। सबसे कम तादाद होने की वजह से इसलिए हम पोलियो वायरस को स्मॉलेस्ट वायरस कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे MCQs होते हैं। अब मैं कुछ ना पास्ट पेपर्स के अंदर से ना आपको बताऊंगा कि पास्ट पेपर्स में कैसे MCQs पाए जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक दफा। फॉर एग्जाम्पल MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेल्व्ड वायरस। इन्वेल्व्ड वायरस के साथ कौन सी चीज रिलेटेड नहीं है? अल्फा ऑप्शन है दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक हो गया, ये हमने फेडरल की बुक जब आप खोलेंगे उस पर इन्वेल्व्ड और नॉन इन्वेल्व्ड का तस्करा होगा, उधर उसने ये चीज लिखी है कि दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो इन्वेल्व्ड होती हैं, क्योंकि वो जो सनलाइट से एक तो उनको एक्सपोजर मिल जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या आप क्लीनिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। दूसरा बीटा ऑप्शन है देयर इन्वेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट, ये भी बिल्कुल सही है। चार्ली है दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, ये स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है, ये तो एक वायरस के लिए है ना कि वायरसेस आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज। डेल्टा है जी इन्वेलप इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट, बिल्कुल सही है जी। वायरस का जब भी इन्वेलप ड्राइव होगा जिसके पास भी, तो वो जो इन्वेलप होगा एक तो लिपोप्रोटीन का होगा, दूसरा वो होस्ट सेल से ड्राइव करके निकलते हैं। जब हमने HIV का लाइफ साइकिल पढ़ा उसमें भी जब ये वायरल प्रोटीन्स होती हैं वो असेंबल होके बाहर को निकलती हैं तो वो होस्ट का इन्वेलप लेके फिर निकलती हैं। तो चार्ली ऑप्शन सूटेबल है कि दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, क्योंकि ये इन्वेल्व्ड के लिए भी यही है, और जो नेक्ड होते हैं उनके लिए भी वो भी टॉलरेंट होते हैं एंटीबॉडीज से। उसके बाद अगला MCQ आप देखें, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज वेरियन। ठीक हो गया, ये बुक की लाइन है PTB की, और PMC के 2020 के अंदर ये MCQs है। साइज ऑफ वायरस रेंजेस इन UHS के अंदर MCQs है 2017 के अंदर। तो इसका जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर होता है। 250 नैनोमीटर होता है पॉक्स वायरस का, जो कि बहुत बड़ा है, और 20 नैनोमीटर होता है पार्वो वायरस, पोलियो वायरस, स्मॉलेस्ट क्लास। उसके बाद अमंग फॉलोइंग्स डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक हो गया, इसमें वो कहता है RNA पॉलीमरेज पाया जाता है, HIV के अंदर DNA पॉलीमरेज पाया जाता है, और लाइसोजाइम पाया जाता है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। तो जब हमने HIV का लाइफ साइकिल पढ़ा उधर हमने देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है जो कि पाया जाता है HIV वायरस के अंदर। उसके बाद HIV इज क्लासिफाइड एज, HIV को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन बैक्टीरियोफेज, बीटा ऑप्शन ऑन्कोवायरस, चार्ली ऑप्शन रेट्रोवायरस, और डेल्टा ऑप्शन आइकोसाहेड्रल वायरस। अब बैक्टीरियोफेज तो हो नहीं सकता, वो तो बैक्टीरिया लीटर होता है। आइकोसाहेड्रल वायरस भी बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज की जो शेप होती है वो होता है आइकोसाहेड्रल, उसकी जो हेड होता है वो होता है, यानी कि 20 फेसेस वाला जो वायरस होगा। तो ये तो ऐसा वायरस तो नहीं होता, रेट्रो वायरस हो सकता है। अगर वो इधर भी एक स्पेसिफिक कर देता, रेट्रो वायरस देता या लेंटी वायरस देता, फिर आप किसको टिक करते? फिर लेंटी वायरस को करते, क्योंकि लेंटी वायरस मोर स्पेसिफिक है। लेंटी वायरस रेट्रो वायरस की ही एक क्लास है जिससे HIV बिलोंग करता है। अच्छा, उसके बाद द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस B इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजिन, कंटेमिनेटेड सॉल्ट, या ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग तो जी किसी भी हेपेटाइटिस की नहीं है,
डेल्टा कंटेमिनेटेड सॉल्ट, ये भी किसी भी हेपेटाइटिस में नहीं हो सकता। चार्ली एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजिन, ये भी किसी के सिम्टम में भी नहीं आता। और अल्फा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ये हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो किसी और को लग जाए। तो ये अल्फा ऑप्शन होगा जी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस जो बी है वो उसका मेजर कॉज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे और डिस्कस करूं कि वायरसेस रेप्लिकेट, वायरसेस कहाँ रेप्लिकेट करती हैं। वो कहता है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अल्फा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चार्ली ऑप्शन इनसाइड लिविंग सेल्स और डेल्टा आउटसाइड लिविंग सेल्स। अच्छा, दो ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे। आउटसाइड आउटसाइड तो वालों को तो छोड़ दें क्योंकि ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो ही नहीं करता वायरस। अल्फा और चार्ली को देखते हैं कि इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म या इनसाइड लिविंग सेल। अब ये ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बड़े बच्चे कहेंगे इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मगर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो आ गया, मगर जब तक वो किसी सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेगा, उस वक्त तक जो वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो चार्ली ऑप्शन दुरुस्त होगा कि इनसाइड लिविंग सेल। लास्ट इंफॉर्मेशन का आपसे डिस्कस करूं कि द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो बैक्टीरियोफेज जो टर्म थी ना वो सबसे पहले किसने यूज की? 1915 में टॉड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बैक्टीरियोफेज का आइडिया लगाया, मगर उसने इस वक्त नाम नहीं दिया इनको कि इनका नाम बैक्टीरियोफेज है। मगर 1917 में डी हरेले जो एक साइंटिस्ट था उसने नाम दिया इनको बैक्टीरियोफेज। यानी कि अगर आपको आज नेमिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज वाज डन बाय, या किसने नाम दिया बैक्टीरियोफेज, द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो हम यही कहेंगे जी कि डी हरेले ने 1917 में बैक्टीरियोफेज का लफ्ज यूज किया, बैक्टीरियोफेज की टर्म इस्तेमाल की। ठीक हो गया। तो ये थे कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। अब ये किप्स की बुक है जी मेरे पास, उसमें से मैं कुछ एमसीक्यूज बता दूं। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि एमसीक्यूज किस तरह के आने हैं, फ्रेशर्स को आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज किस तरह के आने। कोई आपने देखा होगा इतने एमसीक्यूज मुश्किल नहीं है, बुक की लाइंस है स्ट्रेट वे वो देता है, कोई कॉन्सेप्ट एक आधा पूछ लेता है, मोस्टली ऐसे होता है कि वो बुक की लाइंस पूछता है। अच्छा जी, इसमें देख लें जी आपके एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने टीएमवी को डिस्कवर किया? स्टैनले ने? नहीं, स्टैनले ने प्यूरिफाई किया था, आइसोलेट किया था। और पेस्टर ने? नहीं जी, लुई पेस्टर का तो ये काम नहीं। डी हरेले का काम है 1917 में, और वो भी किसके साथ? बैक्टीरियोफेज के साथ। उसने टर्म इस्तेमाल की थी बैक्टीरियोफेज। और चार्लिया इवानोव्स्की, ये बिल्कुल सही है। 1892 में इवानोव्स्की ने जो टीएमवी था उसको डिस्कवर किया और कहा कि ये भी क्या है जी, फिल्टरेबल नेचर का है, ये उस पोर्स के अंदर से पास कर जाता है जिसके अंदर से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। उसके बाद पोलियो वायरसेस आर। पोलियो वायरस किस तरह का होता है? पहला ऑप्शन टैडपोल शेप, रोड शेप। चार्ली ऑप्शन है जी स्फेरिकल वायरस, डेल्टा है जी स्प्रिंग लाइक। तो जब हमने पोलियो वायरस पढ़ा उधर लिखा हुआ है कि स्मॉल स्फेरिकल आरएनए वायरस होता है, इन्वेलप नहीं होता इसके पास। और ये पार्वो वायरस से बिलोंग करता है, 32 कैप्सोमियर्स होते हैं इसके पास। 15 को देखें आप, विच वन इज नॉट आरएनए वायरस, इनमें से आरएनए वायरस कौन सा नहीं है? स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्स एंड मिजल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या पोलियो वायरस। अब पोलियो वायरस आरएनए है, मम्स, मिजल्स और इन्फ्लुएंजा ये तीनों आरएनए वायरस हैं और इन्वेल्व्ड आरएनए वायरस हैं। अगले पे देखिए स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस डबल स्ट्रैंडेड, एक तो इन्वेल्व्ड है, पहली बात इन्वेल्व्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है स्मॉल पॉक्स, इसलिए अल्फा ऑप्शन होगा, ये कोई आरएनए वायरस नहीं है। अच्छा, इन प्रियॉन्स इंफॉर्मेशन इज कैरिड फर्दर थ्रू, तो अल्फा है जी डीएनए, बीटा है आरएनए, चार्ली प्रोटीन्स, डेल्टा ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रियॉन्स जो होती हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन्स के अलावा इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, इसलिए हम चार्ली प्रोटीन्स पे टिक करेंगे कि इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करती है प्रोटीन्स के थ्रू। अच्छा, अब एक और ऑप्शन, एक और देखें जी, सिंपल एमसीक्यूज। अ विरियन इज आ, विरियन क्या होता है? विरियन सिंपली एक वायरस होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट, ऐसा भी एमसीक्यूज आ जाता है कि तमाम जो है वो वायरल डिजीजेज हैं मां सवाए, या एक्सेप्ट किसके अलावा? वो ऑप्शन अल्फा ऑप्शन दिया जिसने इन्फ्लुएंजा, बीटा दिया जिसने पोलियो, चार्ली दिया मम्स, डेल्टा दिया टेटनस। अब मम्स भी हमने पढ़ा है कि ये वायरल डिजीज है, पोलियो भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, पर जो टेटनस है ना ये तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि टेटनस की बीमारी कॉज करता है, मसल पैरालिसिस हो जाते हैं और पैरासिज्म हो जाता है एटसेट्रा। तो टेटनस जो है ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो डेल्टा ऑप्शन होगा।
Bacteriophage attaches itself by its tail to the cell wall of bacterium at. Bacteriophage जो एस्क्रिशिया कोलाई पे अटैच होता है जब जाके, तो कौन सी सरफेस पे अटैच होता है? अल्फा है जी एनीवेयर ऑन द सेल, बीटा है अधेरिंग सरफेस, चार्ली है रिसेप्टर साइट, डेल्टा है बाइंडिंग साइट। अच्छा, अब अधेरिंग सरफेस कब होगा? अधेरिंग सरफेस अगर तो ये एसएससी ये बीएमयू में क्वेश्चन आ जाए ना, तो फेडरल की बुक के मुताबिक अधेरिंग सरफेस राइट आंसर कि अधेरिंग सरफेस पे जाके अटैच होता है। मगर हमारी पीटीबी ने इसको जब डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी रिसेप्टर साइट का एक वर्ड उन्होंने यूज किया पीटीबी के ऊपर। तो अगर यूएचएस में आता है तो आपने ऑप्शन टिक करना है जी बैक्टीरियोफेज अटैच कहां होता है? रिसेप्टर साइट के ऊपर। इसके बाद वायरस दैट अटैक ऑन स्पाइनल कॉर्ड इज अल्फा ऑप्शन रेबीज, बीटा ऑप्शन एचआईवी, चार्ली टोगा वायरस और डेल्टा पोलियो वायरस। तो रेबीज हमने पढ़ा कि राब्डो वायरस कॉज करता है इसको, रेबीज को, कम्युनिकेबल वायरस है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक नहीं करता। एचआईवी जो है ये CD4 सेल पे अटैक करता है। टोगा वायरस जो है इसको मेरे ख्याल से ये रियो वायरस में आता है। टोगा वायरस, रियो वायरस और टोगा वायरस एक ही चीज है जो डायरिया कॉज करते हैं। और पोलियो वायरस के अंदर हमने पढ़ा कि ये मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है और मसल पैरालिसिस कॉज कर देता है बॉडी के अंदर। तो पोलियो वायरस इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद बेटा प्रोटीन ऑफ एचआईवी दैट हेल्प्स इन इट्स फ्यूजन विद टी सेल। कौन सा प्रोटीन है एचआईवी का जो कि टी सेल के साथ फ्यूजन में एंडोसाइटोसिस के अंदर हेल्प करेगा? कौन सा होगा? GP31, GP141, GP120 या GP41? अब GP120 जो है वो सेल की अटैचमेंट में मदद करता है, यानी कि वो देखता है किस सेल के साथ जाके मैंने अटैच होना है। पर GP41 सेल फ्यूजन के अंदर मदद देता है, इसलिए GP41 इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि किस तरह के MCQs MCAT के अंदर आते हैं और 3 वजूहात मैंने आपके साथ डिस्कस की जिसपे स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा MCQs गलत कर देते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि आपने करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज करना, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो ये हमारा इधर तो पहले तो मैंने बता दिया कि हाउ टू सॉल्व एन MCQs इन MCAT, और दूसरी मैंने आपको वायरसेस के MCQs बताए कि इतने कोई मुश्किल MCQs नहीं होंगे। आपने सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है और अपने माँ बाप से दवाएं लेनी है, असातिज़ा से दवाएं लेनी है। दवाएं काम आती हैं MCAT में, मेहनत सारे बच्चे तकरीबन बराबर पे होते हैं, पर दवाएं काम आती हैं, दवाएं आपको आगे लेके जाती हैं। कोई आपने ऐसी नेकी की होती है जो आपको आगे लेके जाती है। तो स्टूडेंट्स इल्म को फैलाएं और मेरी मदद करें इस चीज़ को आगे फैलाने में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक नंबर 2 बायो का शुरू करेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।